जय हिंद साथियों। देखिए, कल जो यूपी पुलिस का री एग्जाम हुआ है उसके मैथ सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम एक एक करके बारी बारी से डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन को मेरे भाई मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं कि शॉर्टकट फॉर्म में कैसे सोल्व किया जा सकता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हो सकता है कुछ भाई इसको बेसिक मेथड से बहुत लंबा चला जाएगा, तो आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। हर एक क्वेश्चन मेरे भाई अपने आप में खास है, बहुत ही अच्छा लेवल था मैथ का। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन, एक सेब की कीमत में जो है 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 रुपया में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत आपसे पूछ रहा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेब बोल रहा 10 सेब अधिक खरीद पाता है, लेकिन यहाँ पर प्रति दर्जन घटी हुई कीमत बोल रहा। तो मैं एक चीज लिखाने वाला हूँ, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए ना मेरे भाई, किसी वस्तु की कीमत में लिख लीजिए, किसी वस्तु की कीमत में जब X% की कमी होती है तो एक व्यक्ति जो है ना A रुपया में Y वस्तु अधिक खरीद पाता है, तो वस्तु का नया दाम, वस्तु का बढ़ा दाम, वस्तु का घटा दाम, ये तीनों एक ही होता है, बराबर होता है मेरे भाई। लिख देता हूं पहले, कोई वस्तु का कीमत में जो है ना X% की, एक मिनट, X% की मेरे भाई कमी होती है ना, X% की कमी, तो A रुपया में कोई व्यक्ति जो है ना Y वस्तु अधिक खरीद पाता है। ठीक है ना, Y वस्तु लिख देता हूं, Y वस्तु अधिक खरीद पाता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या करना है, डायरेक्ट मेरे भाई वस्तु की नई कीमत, वस्तु की घटी कीमत, वस्तु की बढ़ी कीमत जो भी होगा ना, तो यहां पर लिख लेना है मेरे दोस्त, वस्तु की नई कीमत, वही तो होता है नई कीमत, क्या हुआ, घटा हुआ ही तो जो कीमत है वही तो नया हुआ होता है मेरे भाई। ए ध्यान से देखना, ए गुने एक्स बटे 100 गुने वाई होता है मेरे भाई। ठीक है ना, ए गुने एक्स बटे 100 गुने वाई। ए कितना है, यहाँ ए रुपया का काम कर रहा है, 54 रुपया, तो 54 इंटू एक्स मतलब कितना परसेंट बढ़ता है घटता है, तो यहाँ सीधे आप जितना परसेंट घटता है बढ़ता है उतना ही वैल्यू लिख देना। जैसे 20% कम रहा ना, तो 20% लिख देंगे 20 बटे 100 इंटू वाई। वाई मतलब कितना वस्तु खरीद अधिक पाता है, तो 10 वस्तु, 10 वस्तु है मेरे भाई। ठीक है ना, यहाँ ये जो वस्तु की नई कीमत आया, पर वस्तु की नई कीमत आ रहा है, जैसे 10 सेब है ना, एक सेब की कीमत इतना आएगा। ठीक है ना, तो एक सेब का कीमत इतना आएगा मेरे भाई, 12 सेब का कीमत कितना आएगा, यहाँ बोल रहा प्रति दर्जन, मतलब हर 12 में, तो क्या करेंगे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रति दर्जन हो जाएगा। मेन रूप से यही फॉर्मूला है। ठीक है ना, यही फॉर्मूला है, ध्यान रखना। यहाँ पूछ जैसा रहा उस तरीके से करना पड़ेगा। प्रति दर्जन पूछ रहा मतलब प्रति 12 सेब का कीमत, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक सेब का कीमत इतना, 12 सेब का कीमत 12 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 2 बार में काटेंगे, 2 बार में काटेंगे, रहने देते हैं। ठीक है ना, अब यदि इसको हम 100 रहने देते हैं, डिवाइड करने में आसानी होगी। ठीक है ना, 54 दूना 108 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 216, 108, 6 9 2 1। अब देखिए 1296 बटे 100 आया है ना मेरे भाई, काट मत देना क्योंकि 100 से डिवाइड करने में आसानी होती है। ठीक है ना, डायरेक्ट 2 जीरो लगा देते हैं आगे, तो 12.96 रुपया आ गया। ठीक है ना, कोई ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बताने का पर्पस था मेरे भाई, ये फॉर्मूला बताना। ठीक है ना, लिख लीजिए, सिर्फ यही नहीं बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी भी पूछती है, हर एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला लिख लेना मेरे भाई। ठीक है ना, नोटबुक में अपने। साथियों देखिए, एक और सवाल है, बोल रहा कि एक गिलास में जो है दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है और दूसरे गिलास में उन्हें जो है 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दोनों गिलासों की सामग्री को एक साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि नए मिश्रण में जो है दूध और पानी का अनुपात जो है 1:1 हो जाए, यानी बराबर हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, जब भी दो वस्तु को मेरे भाई, जैसे मान लेते हैं एक्स वस्तु, एक वस्तु को मेरे भाई एक्स और वाई के अनुपात में मिलाएगा ना, और दूसरे वस्तु को है यदि ए अनुपात बी के अनुपात में मिलाएगा, तो एक दोनों वस्तु को मिलाने के बाद एक तीसरा वस्तु जो तैयार होता है ना, वो मान लेते हैं होता है P/Q होता है ना। तो क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले इसको x बटे x प्लस वाई कर देना,
और इसको जो है ए बटे ए प्लस पी कर देना, या तो आप चाहें 1 मिनट, या और उसके बाद जब मिलाता है तो ये मिक्सचर बनता है, तो इसको पी बटे पी प्लस क्यू कर देना, ठीक है ना। आप चाहे तो वाई बटे एक्स प्लस वाई भी कर सकते हैं, फिर यहाँ बी बटे ए प्लस बी कर सकते हैं, यहाँ क्यू बटे पी प्लस क्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब दो चीज को, दो वस्तु को, उसमें अलग अलग मात्रा है, दूध पानी या फिर कुछ और का, मिलाने के बाद तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है ना, बस सेम यही प्रोसेस को अपनाएंगे। जैसे कि पहला कितना है, दूध और पानी है ना, 3/5 है तो 3/8 कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, दूसरे गिलास में 6/1 है तो 6/7 कर देंगे, ठीक है ना। अब ये जो मिलाया जाता है मेरे भाई, ये मिश्रण बनता है। मिश्रण क्या होता है, 1:1 के अनुपात में होता है, मतलब 1/2 होता है, ठीक है ना। अब देखिए बस कुछ नहीं है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम इसके नीचे वाला को एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे सभी से। तो 56 इसका एलसीएम तीनों का होगा मेरे भाई। 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 56 से, तो कितना आ जाएगा देखिए, 21 और ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यदि इसको करेंगे तो 20:7 आ रहा, ठीक है ना। कट रहा नहीं कट रहा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 20:7 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तब जाकर मिश्रण जो होगा ना वो दोनों से 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आप जो मेथड अपनाइए, ठीक है ना। और ध्यान रहे कि फ्रैक्शन में घटाना मत मेरे भाई, फ्रैक्शन में घटाने में बहुत समय लग जाएगा। बेहतर है इन फ्रैक्शन के जो हर है ना, इसका एलसीएम लेके सभी से मल्टीप्लाई कर देना, तब जाकर होल नंबर में आ जाएगा और आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, और इस तरीके का सवाल हमेशा पूछा जाता है। बोल रहा कि 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछ रहा लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है ना एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्रय मूल्य लिख देते हैं और विक्रय मूल्य, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य बोल रहा है 72, तो ये 72 विक्रय मूल्य हो जाएगा मेरे भाई। और 60 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बोल रहा है ना, तो ये विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य हो जाएगा 60। अब मान लिया कोई पुस्तक को 60 रुपए में खरीदता है और 72 रुपए में बेचता है, तो लाभ कितना आएगा, नहीं निकलेगा। तो 12 का अंतर है बटे 60 इंटू 100 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 20% जो है वो लाभ आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये होता कैसे, मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य मान लेते हैं, एक पुस्तक का क्रय मूल्य x रुपया है, ठीक है ना। तो 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 इंटू एक्स। एक पुस्तकों का क्रय मूल्य मान लिए x रुपया, तो 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 72x हो जाएगा। और ये बराबर है किसका, और 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं, एक पुस्तक का y रुपया है, ठीक है ना। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य y मान लेते हैं, तो 60 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 इंटू वाई हो जाएगा। तो x बटे वाई करेंगे तो वही 60/72 कर देंगे, ठीक है ना। अब मान ली x क्या माने थे, क्रय मूल्य माने थे वस्तु का, और विक्रय वाई क्या माने थे, विक्रय मूल्य। बस आ गया, 60 रुपए में खरीदते हैं 72 रुपए में बेचते हैं, तो परसेंटेज वही आ रहा है ना, लाभ 20% ही आया। आप इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो भी फाइनली वही आएगा, ठीक है ना। फाइनली आपको इतना नहीं करना मेरे भाई, ठीक है ना, यही करना, डायरेक्ट देखना है क्रय मूल्य कितना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, उल्टा कर देना, उसके बाद निकाल देना, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि केले को जो है 50 रुपये में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपया में जो है 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछ रहा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई कि इतना रुपये में इतना की दर से खरीदा जाता है और इतना रुपये में इतना की दर से बेचा जाता है, तो सीधा क्या करना है, सबसे पहले बोले हैं कि जो खरीदा जाता है ना मेरे भाई, खरीदा जाता मतलब कॉस्ट प्राइस ये है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा मेरे भाई, सबसे पहले रुपया को ऊपर में रखेंगे और वस्तु को जो है ना वो नीचे रखेंगे, यही होगा मेरे भाई कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस बोल भी रहा, कॉस्ट प्राइस बोल रहा है ना, तो ये क्या होगा, ऊपर में रुपया रखेंगे, नीचे में वस्तु रखेंगे, ठीक है, नीचे में वस्तु रखेंगे, और यही दोनों का रुपया और वस्तु का रेशियो जो होगा कॉस्ट प्राइस है
यहाँ पर बोल दिया गया है, ठीक है, जो कि कितना परसेंट के बराबर होगा मेरे भाई, 100% के बराबर है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100% ही होता है। तो आपसे पूछ रहा 60 रुपये में 50 की दर से बेचा जाता है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 60/50 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही 60 रुपया ऊपर रखेंगे, वस्तु नीचे रखेंगे 50 मेरे भाई। तो ये पूछ रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस 50/60 बराबर 100% है। तो 60/50 कितना होता है देखते हैं। तो 60/50 क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100% तो है ही, इंटू क्या हो जाएगा 60/50, ये 60/50 होगा, इंटू ये हो जाएगा, इंटू 60/50, यही तो होगा ना, यही होगा ना। जैसे देखिए 50/60 क्या होगा, कॉस्ट प्राइस जो कि 100% के बराबर है। विक्रय मूल्य पूछ रहा मतलब 60/50, 60/50 का वैल्यू पूछ रहा, तो एक का वैल्यू निकाल देंगे 100 गुने 60/50, और 60/50 का वैल्यू गुने 60/50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से काटते हैं मेरे भाई, 50 दूना 100, ठीक है ना, 2 25 बार में कटेगा ना, 5 5 25, 12 25 60, ठीक है ना। ये 5 से काटेंगे 12, तो देखिए कितना आ गया मेरे भाई, 144 आ गया, 144%, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितना माने थे, 100%, लेकिन आया कितना, 144%। तो कितना परसेंट लाभ हो रहा है मेरे भाई, सीधा तो दिख रहा है 44% लाभ हो रहा, तो प्लस 44% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरीके से बनाना, ठीक है ना मेरे भाई। देख लो पैटर्न मेरे भाई, बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना लाभ होगा, उतना परसेंट, और 100 से जितना कम रहेगा उतना परसेंट हानि होगा, ठीक है ना। ये चीज लिख लेना है, बस रुपया बटे वस्तु का रेशियो, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है ये रिमाइंडर थ्योरम का है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थिति में जो है ना रिमाइंडर वो 3 बचता है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का है कि आप इस सभी का एलसीएम ले लीजिए, और जो एलसीएम आएगा और रिमाइंडर में उसके बाद जोड़ देना, ठीक है ना, वही संख्या होगी, ठीक है ना। लेकिन इतना नहीं करना मेरे भाई, एलसीएम लेने में हो सकता है ज्यादा समय दे, लंबा दे दे कुछ टर्म ऐसा कि एलसीएम लेने में दिक्कत हो। तो सबसे पहले कोई एक अंक को इसको पकड़ना है, ठीक है ना, और इसी को डिवाइड मारना है, जितना ऑप्शन है उसी में, ठीक है ना। जैसे हम 4 से डिवाइड मारते हैं, जो भी नंबर होगा उसमें से 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 132 में 4 से डिवाइड मारेंगे तो 4 से कट जाएगा, 117 में डिवाइड मारेंगे मेरे भाई तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है ना। 4 दूना 8, 3 4 9 36, 1 आ रहा, तो ये दोनों ऑप्शन इसी समाप्त हो गया। और ऑप्शन सी देखते हैं कि 4 से डिवाइड मारते हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा मेरे भाई, प्लस 3 रिमाइंडर आ रहा, ठीक है ना। 30 चौका 20 से 3 रिमाइंडर आ रहा है, ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे जो इस दिए गए नंबर में मेरे भाई जो आपको लगे सुटेबल की इजी है, जिससे हम आसानी से डिवाइड कर देंगे, उसी को आप चुनिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है 4 को चुने हैं, जो लगे आपको, ठीक। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, बोल रहा कि ए जो है एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है, बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी अकेला कितने दिन समय लेगा, ये आपसे पूछ रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए 2 व्यक्ति है, ए और बी है मेरे भाई, ठीक है ना, ए और बी है। बोल रहा कि बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। यदि ए जो है ए की इफिशियंसी मेरे भाई 100 है, तो बी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इससे 60% अधिक, मतलब 160 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। बस अब कुछ नहीं करना, आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, इसको जितना संभव हो सके छोटा कीजिए। 5 और 8 है, इफिशियंसी जो मेरे भाई आ गया ये 5 जो है 5:6 आ गया। अब देखिए एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है। एक बात याद रखना मेरे भाई, इस तरीके का क्वेश्चन में जो टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लीकेशन होता है, मैं लिख देता हूँ, टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना वो टोटल वर्क होता है, ठीक है ना, टोटल वर्क होता है, लिख लेना मेरे भाई, बहुत ही काम देगा। इसी पर आधारित है ये चैप्टर, बाकी कुछ नहीं इसमें दम है, ठीक है ना। तो आप देखिए ए जो है एक निश्चित कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है, तो अभी हम क्या बताएं, टाइम और इफिशियंसी टोटल वर्क होता है।
तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टाइम कितना है ए का 120 इंटू इफिशियंसी ए का कितना है, बोलिएगा 5। तो ये क्या आ गया मेरे भाई, टोटल वर्क मतलब कुल काम आ गया। अब यही काम तो है ना, कुल काम ही है, तो ए को अकेला 120 दिन लगता है, तो मतलब टोटल काम कितना होगा, 600 काम होगा। तो यही 600 काम को करने में बी अकेला कितने दिन समय लेगा, तो बी अकेला कितने दिन समय लेगा, टोटल काम है मेरे भाई, और इसमें इसका बी का इफिशियंसी से डिवाइड मार देंगे तो टाइम निकल जाएगा ना, टोटल वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड मार देंगे टाइम निकल जाएगा। तो टाइम बी का इफिशियंसी कितना है, 8 है मेरे भाई, तो ये काट देंगे तो कितना आएगा, 15 बार 15 बराबर 15 गुने 5 बराबर कितना आएगा, 75 दिन आ गया मेरे भाई, बी को टोटल 75 दिन लगेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ध्यान रखना सिर्फ ये फॉर्मूला टाइम एंड वर्क में, बाकी कुछ नहीं एकदम है, ठीक है ना, कि टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क होता है, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, और बहुत ही फेमस ये क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है इस तरीके का। बोल रहा है एक व्यक्ति जो है 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 800 किलोमीटर जो है हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 100 किलोमीटर जो है मोटरसाइकिल द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल पूछ रहा है, ठीक है ना, यही पूछेगा आपसे औसत चाल, ठीक है ना। तो औसत चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, यही तो होता है ना, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है ना, कुल समय। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, कुल दूरी कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर ट्रक द्वारा, 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा, और 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल द्वारा, टोटल कितना हो गया, 8 6 8 14 है 1500 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर कुल दूरी आ गया, बटे कुल समय क्या आएगा, तो पहला ट्रक द्वारा समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4, तो 600 बटे 80 लग जाएगा। 600 बटे 80 को हम काटेंगे, 15 चौका 2 चौका 15 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 15 बटे 2 प्लस एक समय इसका आ गया, और समय तो टोटल समय लेना, फिर हवाई जहाज का भी समय लेंगे तो इसका समय कितना आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा, दूरी बटे 4, यानी 800 बटे 400 तो 2 आ जाएगा प्लस। अब देखिए इसका फिर मोटरसाइकिल का भी तो समय निकलेगा ना, तो इसका भी 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1500 बटा ये आ जाएगा आपका 4 दूना 8 23 आ जाएगा, 23 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे, देखिए 2 तो 4, एलसीएम लेंगे 4 दूना 8 15 8 23 23 ऊपर 2 चला गया ना, बस। अब देखिए 3000 बटे कितना आ रहा मेरे भाई, 3000 बटे 23, कोई नीचे कट नहीं रहा, नीचे में 23 है ऑप्शन, 123 से नहीं 23 ही होगा, ठीक है 23 होगा, कोई ऑप्शन है 23, तो ऑप्शन डी देखिए नीचे 13 है, सी 123 है, बी तो पूरा पूरा है, तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए ही में मेरे भाई जिसके नीचे में जो है 23 दिख रहा है, ठीक है ना, बाकी कट नहीं रहा, आप काट कर देखिए इतना ही आएगा, ठीक है ना, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना, देख लेना नीचे डिनोमिनेटर 23 है या नहीं, ऑप्शन एक ही है दिख रहा 23, ठीक है ना, मार कर निकल जाना, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि एक महिला जो है वो 25,220 रुपया उधार लेती है, और वह 1 2 और 3 वर्ष के बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है 5% है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य आपसे पूछ रहा क्या होगा। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा, और जो बेसिक मेथड है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में किस्त में देखना रेट कितना है, ठीक है ना, तो रेट यहाँ पर मेरे भाई कितना है, 5% दिया हुआ। अब इसको हम फ्रैक्शन में करते हैं तो 1/20 आता है, ठीक है ना। तो 20 से कोई धन मेरे भाई कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। कंपाउंड कितना बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है 1 2 और 3 वर्ष के बाद, यानी 3 इस जितना वर्ष बोलेगा उतना उस पर पावर कर देना। जैसे ये पहला बार में 20 से 21 देना पड़ता है, दूसरा बार में मेरे भाई 400 से 441 देना पड़ता है, इसका स्क्वायर की, फिर तीसरा बार जो है ना वो कितना 8000 से मेरे भाई 9261 देना पड़ता है, 21 के वो 9261 होगा, ठीक है ना। अब देखिए बोल क्या रहा है यहाँ, समान किस्तों में पैसा वापस करता है, यानी किस्त जो बोल रहा है कि समान होगा, तो ये यहाँ पर जो होता है मेरे भाई ये होता है प्रिंसिपल होता है, और जो है 1 मिनट, ये प्रिंसिपल नहीं ये कर्ज होता है, ठीक है ना, ये कर्ज होता है मेरे भाई वही प्रिंसिपल, और ये जो होता है ना वो किस्त होता है, ठीक है ना, ये किस्त होता है। अब देखिए किस्त बोल रहा है बराबर
देता है, मतलब इसी को बराबर करना है। किस्त बराबर देता है तो किस्त को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई। तो देखिए टोटल आ जा, सॉरी 21 गुने 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा 9261। ये भी 9261 आएगा, ये तो 9261 है ही, ठीक है ना, क्योंकि किस्त बोल रहा है समान देता है, ठीक है ना, बराबर किस्त देता है तो किस्त को ही हम बराबर करेंगे, ठीक है ना। इसको मत कर देना गलती से, बहुत बार स्टूडेंट्स इसको बराबर कर देते, नहीं मेरे भाई, किस्त बोल रहा है बराबर तो बराबर किस्त को हम करेंगे। अब पूछ रहा है हम प्रत्येक किस्त का मूल्य, यानी प्रत्येक किस्त, पहला किस्त 9261 देता है, दूसरा किस्त भी 9261, तीसरा किस्त भी 9261, यानी बोल रहा है प्रत्येक किस्त, तो मतलब 9261 दे रहा है, मतलब प्रत्येक किस्त, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 21 गुने 21 से मल्टीप्लाई किए ना, तो यहाँ भी 21 गुने 21 से मल्टीप्लाई किए, मतलब 21 गुने 21 डायरेक्ट 441 में लिख देता हूँ, ठीक ना, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा हम क्या मल्टीप्लाई किए 21 से किए, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ कुछ नहीं किए, रहने देंगे। अब ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 882 10, ये 8400 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये 8000 तो है ही, है ना, तो ये हो जाएगा 0 2 अच्छा बाकी 2 बाकी है इतना। देखिए अब ये कर्ज आया, बोले ना ये कर्ज होता है, तो टोटल कर्ज कितना है मेरे भाई, जो पहला साल के लिए 8800, दूसरा साल के लिए 8400, तीसरा साल के लिए उसको 8000 देना पड़ेगा, ठीक है ना, इसी तरह घटते जाएगा देते देते। तो ये कर्ज आ गया है ना, जो कि बोल रहा कितने के बराबर है, यही तो कर्ज लेता है ना 25,220, तो इतना बराबर जो है ना वो आपका 25,220 है, तो इतना बराबर 9261 बराबर नहीं आएगा, वही 9261 ही आ जाएगा ना। तो इतना नहीं करना मेरे भाई, सीधे देखना परसेंटेज को फ्रैक्शन में डालना है, उसके बाद कितने समय तक कर रहा है उस पर पावर कर देना। और ये ध्यान रहे पावर जो कीजिएगा जनरली यही आएगा, फाइनली 3 पावर किए हैं, 3 वर्ष के बाद 9261 सबको बराबर ही करना पड़ेगा, उधर तो जाए कोई मतलब नहीं, उधर तो फाइनली बराबर हमको करना ही है, यानी किस्त तो यही होगा मेरे भाई, ऊपर भी सेम होगा, एक ही होगा, ठीक है ना, तो बराबर किस्त बोल भी तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जाता है, ठीक। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन फिर से आ गया है टाइम एंड वर्क का, बोल रहा ए किसी काम को जो है पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, यदि वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं तो बी को अकेला काम करने के लिए कितना दिन समय लेना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा। तो बस वही कहानी है कि फिर जो बताएं आपको कि टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो टोटल वर्क होता है, बस एक चीज ध्यान रखना इसमें, दूसरा चीज कुछ नहीं याद रखना। तो देखिए ए है और बी है मेरे भाई, और इसका टाइम जो क्या बोल रहा है कि बी की तुलना में 50% अधिक लेता है, बी यदि 100 लेता है तो ये 150 लेता है। अब इसको हम काट के क्या करेंगे, छोटा, 3 पचे 15 2 पचे 10। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 0 1 0, 3 पचे 15 2 पचे 10। अब टाइम का एफिशिएंसी इतना है मेरे भाई, टाइम का एफिशिएंसी इतना है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल इफिशियंस टाइम का रेशियो जो है, एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2:3 हो जाएगा ना। अब देखिए वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, मतलब एक साथ पूरा करने में 27 दिन लेता है, तो यहाँ पर देखिए एक साथ दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 5 के इफिशियंसी से दोनों मिलकर करेगा तो काम जो है 27 दिन में पूरा हो रहा बता रहा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा मेरे भाई 135 हो जाएगा, यही ना 5 गुने 27। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, बोल रहा है बी को अकेला कितना दिन का समय लगा, यानी बी को टोटल यही काम करना पड़ेगा 135 काम, तो बी का इफिशियंसी कितना है 3 है मेरे भाई, 3 की इफिशियंसी सब करेगा तो कितना आ जाएगा 135/3 करेंगे तो 45 दिन आ गया मेरे भाई, बी को 45 दिन टोटल समय लगेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक ही बात की टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो टोटल वर्क होता है, और ये टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है ना, बस इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है। साथियों देखिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, बोल रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3,000 रुपये की राशि जो है 2 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है, तो 4 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा ये आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है ना, जितना कोई भी अमाउंट जो है मान लेते हैं, जैसे कि अमाउंट है मेरे भाई ये पी है, ठीक है ना, ये अब ये मेरे भाई जितना वर्ष में मान लेते हैं 2 वर्ष में मेरे भाई, यहाँ 2 वर्ष बोल रहा है ना, 2 वर्ष में बोल रहा है कि 6,000 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लेते हैं
2 वर्ष में 2 भी हो जाता है मेरे भाई अमाउंट। अब जो है अगले 2 वर्ष में फिर कितना हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना मेरे भाई, फिर अगले 2 वर्ष में ना 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे भाई, तो ये 4p हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगले 2 वर्ष में मेरे भाई फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8p हो जाएगा। बस कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ये चीज है ना, एक सर्किल रोटेट होते रहता है, ये एक है सीरीज, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेम वर्षों तक, ठीक है ना, जैसे यहाँ से पी 2 वर्ष में दुगना हो जाता है तो अगले भी 2 वर्ष में फिर इसका 2 गुना हो जाएगा, फिर अगले 2 वर्ष में फिर इसका भी 2 गुना हो जाएगा। बस इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो देखिए 3000 रुपया की राशि है मेरे भाई, 3000 रुपये की राशि, ये क्या है ना, बोल रहा है कितने वर्ष में मेरे भाई, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में जो है वो कितना हो जाता है, 6000 हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है। कोई बात नहीं, 6000 हम लिख देते हैं। कितना गुना हो जाएगा मेरे भाई, 2 गुना हो गया। तो पूछ रहा है 4 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा। तो ये यहाँ प्रिंसिपल है मेरे भाई और ये अमाउंट है, याद रखना मेरे भाई, ये अमाउंट हो जाता है। क्या बोलता है कि 3000 रुपया की राशि, मतलब प्रिंसिपल 3000 का और 6000 रुपया हो जाती है, मतलब कि अमाउंट 6000 हो जाता है। ये ब्याज नहीं बोल रहा। अब देखिए यदि ब्याज बोलता तो कितना घटा देते हैं अमाउंट में, प्रिंसिपल 3000। अब फिर बोल रहा 4 वर्ष के बाद, तो मतलब अगले 2 वर्ष के बाद और क्या हो जाएगा, ये इसका भी डबल हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12000 रुपया हो जाएगा। लेकिन बोल क्या रहा है, 4 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा। तो ब्याज देखिए 4 वर्ष के बाद 2 + 2, 4 वर्ष के बाद 12000 रुपया हो गया। प्रिंसिपल कितना था मेरे भाई, वो हो गया, प्रिंसिपल जो है ना वो था 3000 रुपया। तो ब्याज कितना आएगा मेरे भाई, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 12000 माइनस 3000 आ जाएगा, जो कि 9000 के बराबर आएगा, ठीक है ना। 9000 रुपया जो है इंटरेस्ट के रूप में आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, कभी मत कर देना 12000, ठीक है ना। ऑप्शन भी देखो 12000 है ना दिया हुआ, लेकिन आपसे पूछ अमाउंट नहीं रहा, आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा। तो ये जो अमाउंट होता है मेरे भाई, ऐसे तो बोल रहा है ना, इतना रुपया हो जाती है, मतलब अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पर 3000 का डबल किए, फिर आगे भी डबल होगा। तो ये सीरीज कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखिए, बहुत ही काम देने वाला है, ठीक है ना। तो जो जो बता रहे हैं बस उतना ध्यान रखना है मेरे भाई। आप एग्जाम हॉल में हर एक क्वेश्चन को करके आइएगा, ठीक है ना। कोई बड़ा ये नहीं पूछ देता है कुछ की बहुत लंबा चौड़ा, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए हमसे और वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा कि पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार जो है 21% लाभ अर्जित करता है। यदि वह छूट नहीं देता तो कितना लाभ अर्जित करता, मतलब अंकित मूल्य पर ही यदि वो बेच देता पुस्तक को तो कितना % उसको लाभ होता। तो सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद, तो देखिए यहाँ पर पुस्तक के अंकित मूल्य मान लेते हैं मेरे भाई, MP जो है MP मान लेते हैं अंकित मूल्य, ठीक है ना। इस पर 12% की छूट देता है, तो मतलब क्या होगा, 12% की छूट देने का मतलब 88/100 होगा मेरे भाई, यही होगा ना। ये छूट देने के बाद जो है 21% लाभ कमाता है। अब कॉस्ट प्राइस कितना होता है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस हमेशा बोलते हैं 100 मान कर चलना है। तो 21% लाभ कमाता है, मतलब वो जब मार्क प्राइस पे 12% छूट देता है तो 21% लाभ कमाता है, मतलब 121 कमाता है मेरे भाई, 121 रुपया होता है। तो अब देखिए यहाँ पर काट देंगे, 11 बार में काटेंगे, ये 8 बार में काटेंगे मेरे भाई, तो ये फिर 2 बार में काटेंगे, ये 5 बार में काटेंगे, तो कितना आ जाएगा, MP बराबर आएगा मेरे भाई 5/7/2/2। ये 25 × 11 होगा तो 275/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 13 दूना 26, 2 7 14, 2 5 10। अब मार्क प्राइस कितना आया मेरे भाई, 137.5 आया, ठीक है ना। यदि मार्क प्राइस 137.5 यानी इतना में वो बेच देता, मार्क प्राइस 137.5 रुपये में ही बेच देता, यानी छूट नहीं देता, जितना मार्क प्राइस है उतना में ही बेच देता, तो कितना प्रतिशत का लाभ होता, तो वो कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपया, वो बेच रहा है 137.5 रुपया में, तो कितना % लाभ हो जाता मेरे भाई, +37.5% उसको जो है ना लाभ हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना। बोल रहा है यदि MP पर ही बेच देता, मार्क प्राइस पे कोई छूट नहीं देता, तो सीधे 37% लाभ होगा, ठीक है ना। बस इसी तरीके से करना था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। साथियों देखिए एक और सवाल एकदम पिछले सवाल के जैसा ही है, बोल रहा है एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य जो है 3600 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ताकि दुकानदार जो है 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करे।
तो बहुत ही सिंपल सवाल, ये भी एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। तो देखिए मार्क प्राइस है ना मेरे भाई, इसमें बोल रहा है 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। तो 10% की छूट देता है, मार्क प्राइस पे 10% का छूट देगा, तो मतलब 90/100, यही है ना। इतना छूट देने के बाद भी मेरे भाई वो कितना 20% का लाभ अर्जित करता है। 20% का लाभ अर्जित किस पर करेगा, वो क्रय मूल्य पर करेगा, जो कैमरे का क्रय मूल्य है। तो कैमरे का क्रय मूल्य कितना है, 3600 रुपये मेरे भाई। 3600 का 20% लाभ कमाता है इस पर, मतलब 120/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 100 खत्म हो गया। अब इसको हम यदि काटेंगे मेरे भाई, ये 40 बार में कटेगा ना, तो 40 × 120 कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस मेरे भाई 12/4800 रुपया आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा था, मार्क प्राइस पूछ रहा, अंकित मूल्य पूछ रहा था मेरे भाई, बस 4800 रुपया ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है ना साथियों। देखिए एक और सवाल है, और ये पार्टनरशिप का बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा कि ए, बी और सी ने साझेदारी में प्रवेश किया, और उनका निवेश अनुपात जो है वो 5:4:3 के अनुपात में था, ठीक है ना। 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया, और 8 महीने के बाद सी ने जो है 2000 रुपये अतिरिक्त निवेश किया। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 15:14:11 के अनुपात में बांटा था, तो पूछ रहा है कि शुरुआत में जो है मेरे भाई वो सी का निवेश क्या था, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, आप ऑप्शन से यदि जाइएगा कि सी का निवेश जो है 3 के रेशियो में है, तो 3 का मल्टीपल देखिएगा, सभी ऑप्शन है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं काम करेगा मेरे भाई। देखिए अब पार्टनरशिप में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसका टॉपिक, तो एक ही चीज बताया हूँ आपके कि पार्टनरशिप में देखते हैं कितना व्यक्ति ये बिजनेस में शामिल रहता है, और कितने समय तक और कितने पूंजी लेकर रहता है, बस यही बात ध्यान रखना है। कितना व्यक्ति है, कितने पूंजी लेकर, कितना समय के लिए, बस, ठीक है ना, बस। अब देखिए यहाँ पर 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। थोड़ा दूर दूर में लिखते हैं, बी है और सी है। अब देखिए ये 5:4:3 के अनुपात में पूंजी का इन्वेस्टमेंट करता है। तो मान लेते हैं x 5x 4x 3x। अब देखिए 4 महीने के बाद बी ने 1000 रुपये अतिरिक्त इन्वेस्ट किया, यानी 4 महीने के बाद, यानी 4 महीना तो ये 4x के साथ इन्वेस्टमेंट किया है, प्लस जो है 4x प्लस 2000 रुपये, सॉरी 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा करता है, तो 1000 कितना महीने तक आगे करेगा मेरे भाई, बोल रहा है 1 साल तक। तो 4 महीने कर लिया, बाकी बचेगा 8 महीना तक करेगा, ठीक है ना। अब बी का काम तमाम हो गया, बी के बारे में आगे कुछ नहीं बोला गया। अब बोल रहा है कि 8 महीने के बाद सी ने जो है 2000 रुपये अतिरिक्त इन्वेस्ट किया, तो ये 8 महीने तक मेरे भाई 3x रुपये के साथ पूंजी शामिल रहा बिजनेस में। उसके बाद क्या किया है ना, ये मेरे भाई 3x प्लस 2000 रुपया और इन्वेस्टमेंट किया ना, कितने समय के लिए, और तो बाकी 4 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल तक पूंजी में इस पूरे प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है ना। तो 8 महीना यहाँ, 4 महीना यहाँ, 1 साल हो गया। अब ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया ए के बारे में, तो हम मान के चलेंगे ये तो 12 महीना ही रहता है, तो ठीक है ना, 12 महीना रखने हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए यदि हम 4 से काट देते हैं मेरे भाई, एक ध्यान से देखिएगा, 4 से काटते हैं तो ये 3 आएगा, ये 4 कट जाएगा, ये प्लस है ना, 4 से ये 2 कट जाएगा मेरे भाई, 4 से काट रहे हैं, ठीक है ना, ये 2 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा। अब ध्यान से ये 15x आएगा रेशियो, ये कितना 4x प्लस 8x, लिख देता हूं 4x प्लस 8x प्लस 2000, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन कीजिएगा, इतना ही आएगा। फिर रेशियो है मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा 6x प्लस कितना आ जाएगा 3x प्लस 2000, ठीक है ना। अब ये आ रहा है आपका, यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 12x प्लस 2000, ठीक है ना। तो लिख देते हैं 12x प्लस 2000, डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन समझाने के लिए लिखे हैं इतना। ये 9x लिखा जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों का लाभ का अनुपात जो है 15:14:11 है। अब x का मान निकालना है हमको, फाइनली x का मान ही निकालना और 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो अब c का निकल जाएगा। तो x का मान निकालने के लिए किसी 2 रेशियो को ले लीजिए, उसके बाद फिर आप इन 2 को ले लीजिए, हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी दोनों को ले लेते हैं, कौन आसान रहेगा मेरे भाई, कोई ले लीजिए 15x बटे, यदि 9x प्लस 2000 लेते हैं, ठीक है ना, यानी ए और सी का ले लेते हैं अनुपात, 15/11 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा 11, 15 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, 15 कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, 15x कॉमन यदि ले लेते हैं तो क्या आएगा 2 आएगा,
2 आएगा फाइनली 11 2, हाँ 2 बराबर कितना आ जाएगा 15 दूना 30, 1 2 3, तो x बराबर कितना आएगा मेरे भाई 1000 आ जाएगा ना। x बराबर यहाँ पे देखिए 30 बार 30 आएगा, 15 दूना 30, 1000 आएगा। x बराबर 1000 आएगा, तो 3x बराबर पूछ रहा है c का निवेश, यानी c का निवेश कितना था 3x था ना, c का निवेश सीधा हो जाएगा मेरे भाई 3000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। 3000 रुपये डायरेक्ट यहाँ कर दिया हूँ, स्पेस नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बस कुछ नहीं करना था, इसलिए ये दोनों के लिए ए और सी का, ताकि हमको आसान हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो गया, इसलिए किया। साथियों देखिए एक और पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक साझेदारी में जो है एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वाई जो है 1/3 पूंजी जो है 1/3 समय के लिए निवेश करता है, और जेड जो है ना पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जेड जो है पूरे समय के लिए बोल रहा है, ना कि बचा हुआ समय के लिए, ठीक है ना, लेकिन शेष पूंजी निवेश करता है, बचा हुआ जो पूंजी है उसका। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ जो है 23,000 रुपया है, तो वाई का हिस्सा क्या होगा ये पूछ रहा। तो देखिए 3 व्यक्ति है मेरे भाई, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है ना। तो पूंजी का 1/6 हिस्सा करता है, फिर दूसरा व्यक्ति वाई है 1/3 हिस्सा करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल पूंजी है ना ये 3 जो है नीचे वाला इनका एलसीएम मान लेंगे। तो मान लेंगे टोटल पूंजी जो है ना, कुल पूंजी मान लेते हैं ये 6 होगा, ठीक है ना, 6 रुपया होगा, अब ये जो मानिए 6 होगा। तो देखिए 6 का 1/6 एक्स निवेश करता है, मतलब एक निवेश करता है मेरे भाई, एक निवेश करता है एक्स कितने समय के लिए 1/6 समय के लिए। यहाँ समय कितना है 1 वर्ष मतलब 12 महीना, कुल समय यहाँ पर दिया हुआ है, कुल समय जो है मेरे भाई वो 12 महीना है ना, 12 माह है ना। तो 12 माह का 1/6 कितना होगा 2 महीना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 महीना के लिए इसका 1/6 निकालेंगे 2 आएगा, बस अब हो गया एक्स का काम तमाम। अब वाई जो है पूरे पूंजी का 1/3, यानी कुल पूंजी का 1/3 कितना होगा मेरे भाई 6 का 1/3 2 हो जाएगा। 2 पूंजी इन्वेस्टमेंट करता है कितने समय के लिए 1/3 समय के लिए, तो इसका 1/3 समय कितना होगा 12 महीने का 1/3 समय, तो बोलिएगा 4 महीना होगा 4। अब हो गई बाई का खत्म। अब बोल रहा जेड पूरे समय के लिए, जेड मतलब टोटल समय के लिए, मतलब 12 महीना के लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है, शेष पूंजी निवेश करता है, शेष जो बचा हुआ पूंजी, तो पूंजी को टोटल 6 माने थे, तो एक पूंजी एक्स निवेश किया, 2 पूंजी वाई निवेश किया, टोटल 3 पूंजी दोनों में कर लिया, बचता है 3 पूंजी, तो जेड करेगा मेरे भाई, करेगा ना। अब देखिए ये क्या आएगा 2:8 कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा ना, 8 2 10 46 36 ही आ जाएगा ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं। जेड जो है पूरे समय के लिए, ठीक है, 12 महीना के लिए शेष पूंजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 46 जो है मेरे भाई यही बटेगा 46 कितने के बराबर 23,000 के बराबर मेरे भाई। तो आपसे पूछ रहा वाई का हिस्सा, वाई का हिस्सा मतलब 8 का वैल्यू पूछ रहा, 8 का वैल्यू ही पूछ रहा ना, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 23,000/46 × 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 दूना 46, 4 3 को 0 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 4,000 रुपया जो है वाई का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपसे पूछ रहा, बाकी कुछ नहीं था। ये जो ये टाइम और पूंजी का मल्टीप्लिकेशन का रेशियो है लाभ में बढ़ता है ना, तो ये टोटल लाभ कितना हो जाएगा 46, 8 10 37 46, 46 बराबर 23,000। तो 8 का वैल्यू पूछ रहा है, नहीं वाई का 8 का वैल्यू आ जाएगा 4,000 रुपया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहे तो ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन से निकलने का तरीका यही जो बताएं आपको, ठीक है ना, ये मान लेना। और यहाँ टाइम तो दिया है, इसको जरूरत ही नहीं मानने का। बाकी यहाँ पर सी का ध्यान देना है, लास्ट वाला क्या बोल रहा, यदि बोलता शेष समय के लिए, तो शेष समय के लिए शेष समय का कर देते मल्टीप्लीकेशन, और शेष पूंजी के लिए जो जैसे बोलता है करते जाइए, ठीक। साथियों देखिए यूपी पुलिस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, बोल रहा है यदि ABCD 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या है, और औसत दिया है ABCD के ही फॉर्म में दिया हुआ। तो देखिए यदि 5 क्रमागत विषम संख्याएं लिखते हैं मेरे भाई, मान लेते हैं अपने मन से मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए कोई नंबर भी, ABCD है लेटर भी,
तो मान लेते हैं एक है विषम संख्या पहली, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 5 लगातार विषम संख्या लिख दिए ना, लिख दिए। अब इसका यदि औसत बोलेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, इसका औसत बोलेंगे तो आप बोलिएगा इसके बीच का नंबर होगा औसत मेरे भाई, औसत होगा 5। नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा, पहला और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से भाग भी दे सकते हैं, यानी 1 + 9/2 कितना आ जाएगा मेरे भाई 5। सेम चीज आ गया ना, 5 5 सेम आ गया ना। आप या तो बीच का नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर सकते हैं, औसत निकल जाएगा। अब बोल रहा देखिए ABCDE है, यानी एवरेज असल में होना चाहिए A + B + C + D + E कितना होना चाहिए मेरे भाई, तो होना चाहिए इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 होना चाहिए, होगा ना 5 होना चाहिए। आप या तो इसको टोटल जोड़ के 5 से भी डिवाइड कीजिएगा तो 5 ही आएगा, ठीक है ना, वो तो बेसिक मेथड पता है। अब देखिए ये इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं है। पहला नंबर तो देखिए इन सभी के मल्टीप्लीकेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो एवरेज आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तो विषम संख्या कटेगा ही नहीं, जितना भी मल्टीप्लीकेशन विषम का करेंगे और 2 से डिवाइड मारेंगे तो 2 से तो कटेगा ही नहीं मेरे एवरेज, तो फिर ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो होगा ही नहीं। अब ऑप्शन बी देखते हैं मेरे भाई, A + 4 बोल रहा। अब हम मान कर चले एक एग्जाम्पल कि 1 3 5 7 9। अब देखिए एवरेज इसका कितना आया मेरे भाई 5 आया, तो यहाँ पर A की जगह कितना है 1, B की जगह 3, C की जगह 5, D की जगह 7, E की जगह 9। अब देखिए A + 4 हो सकता है इसके एवरेज, तो A का मान कितना है 1 + 4 मेरे भाई 5 एवरेज बोल रहा है ऑप्शन के अनुसार। तो रियल में क्या इसका एवरेज 5 आ रहा, तो बोलिएगा हाँ 5 आ रहा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार हमको चलना है। अब देखिए ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आप देख लीजिए 6 × A + 4, 6 × A की जगह कितना माने थे 1, 1 + 4 मतलब 5, क्या एवरेज 30 है, तो बोलिएगा नहीं है, ऑप्शन सी भी गलत। अब 9 × A + B + C + D + E, तो यहाँ पर देखिए 25 हो जाएगा, 16 21 दिन 25 आ जाएगा, 9 × 25 आ जाएगा मेरे भाई, क्या 225 इसका एवरेज संभव है, इतना नंबर का संभव है 225 या फिर 30, कभी भी एवरेज नहीं होगा इससे ज्यादा, इसी दोनों नंबर के बीच का जो भी होगा नंबर। तो आप इस तरीके से करिए, बढ़ाइए नहीं, ठीक है ना, जहां नहीं समझ आता वहां आप सिंपल एग्जांपल लेकर देख लीजिए, ठीक है ना, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूला याद करने का या फिर कोई ट्रिक याद करे। देखिए कितना आसानी तरीके से हम बता दिए, आपको बता दिए ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी और तीसरी जो है तीसरी की दुगनी है, ठीक है ना, दूसरी संख्या जो है पहली की दुगनी और तीसरी की दुगनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत जो है 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए मान लेते हैं 3 संख्या है, पहली संख्या है मेरे भाई, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या बोल रहा पहली की दुगनी है, दूसरी संख्या ये जो है ना पहली की दुगनी है, ये मान लेते हैं x है तो ये 2x है, ठीक है ना। और बोल रहा है दूसरी संख्या पहली की दुगनी हो गया और तीसरी की दुगनी है, यानी कि दूसरी संख्या है ना तीसरी की तिगुनी है, तो तीसरी की तिगुनी है मेरे भाई 2x/3, यदि ये करेंगे तो इसका 3 गुना जो है 2x/3 का 3 गुना क्या 2x है, यही तो दूसरी संख्या बोल रहा है कि तीसरी की जो है तिगुनी है, तो तीसरी यदि 2x/3 हम मान लेते हैं तो ये इसका तिगुनी निकालिए 2x आ रहा और इसका भी डबल आ रहा है 2x, मतलब आप सेटिस्फाई कर रहा हर तरीके से हम बैलेंस कर लिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए, तो ये 3x हो जाएगा मेरे भाई, अब ये 6x हो जाएगा और ये 2x। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर देख लीजिए अब करके बोल रहा है दूसरी संख्या जो है पहली की दुगनी है, 3x का डबल है ना 6x, और तीसरी की तिगुनी है 2x का 3 गुना है ना 6x, बस। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, औसत दिया हुआ है तीनों संख्याओं का 44 है, तो औसत कितना हो जाएगा 44x, मतलब 11 हो जाएगा मेरे भाई, बराबर 44 है, यही तो औसत दिया हुआ ना। इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड मारेंगे ना मेरे भाई, 3 से डिवाइड मारेंगे, 3 संख्या है ना,
तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर 12 आ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा ना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो यही दिख रहा है 6x है ना। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 गुने 12 बराबर 72 आ जाएगा सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बस यहाँ पर ध्यान देना है क्या बोल रहा नहीं बोल रहा, गलती नहीं कर देना, ठीक है ना। आराम से देखना है, कंपैरिजन कर लेना, ठीक। साथियों देखिए एक और मिक्सचर का सवाल है, बोल रहा दूध और पानी के 20-25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 12:13 है। तो 12:15 के अनुपात में दूध और पानी का एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाए जाने की आवश्यकता है, ये पूछ रहा। तो देखिए एक मिक्सचर है मेरे भाई, इसमें टोटल जो है ना वो 20-25 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है ना, जिसमें मिल्क और वाटर जो है मेरे भाई वो 12:13 के अनुपात में, ठीक है ना, 12:13। यानी मेरे भाई 25 दोनों मिलाएंगे, 25 बराबर कितना है 20-25, तो एक बराबर कितना आएगा 25 200, 25 एकम 25, ठीक है ना, हाँ 200, ठीक है। अब देखिए 1 बराबर 81 आ गया, तो मिल्क का कितना हो जाएगा मेरे भाई, मिल्क का 12 गुने 81 हो जाएगा, और वाटर का जो हो जाएगा वो 13 गुने 81 हो जाएगा, यही होगा ना, ये मिल्क होगा ये वाटर होगा। अब बोल रहा है 12 अनुपात कितना करने के लिए मेरे भाई, 12:15 करने के लिए कितना मिलाना चाहिए पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा मान लेते हैं के मिलाना चाहिए, मिलाया जाना चाहिए के लीटर। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दूध बटे पानी है ना, तो पानी की कितना मात्रा मिलाया जाना चाहिए ताकि 12:15 हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, बस ये 12 कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। अब 13 गुने 81 प्लस के बराबर 15 गुने 81 आ गया ना, यही आया ना। तो के बराबर क्या होगा, 81 कॉमन ले लेंगे तो उधर जाएगा 15 माइनस 13 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके मत घटाना, देख रहे हो मेरे भाई, थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कैलकुलेशन करने का। तो 81 गुने कितना आ जाएगा 2 मेरे भाई 162 आ जाएगा, यानी के बराबर क्या आएगा 162 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, तो 162 लीटर पानी मिलाएंगे तब जाके दूध और पानी की मात्रा का अनुपात जो है 12:15 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, देखिए बोल रहा अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथीरा है जो अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है, उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला जो सामान्य समय है वो कितना है, ये आपको बताना। तो देखिए अथीरा नाम की लड़की है, अपने सामान्य चाल से 3/4 भाग चलती है, ठीक है, यानी 3/4 स्पीड से चलती है। तो मान लेते हैं इसका स्पीड जो है मेरे भाई, पहले स्पीड जो था अथीरा की वो थी जो है वो 4 था, ठीक है ना। 4 से स्पीड जो है ये अपने इस नॉर्मल जो चाल था इसके 3/4 भाग चलती है, तो इसका 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 3 स्पीड से अब चल रही है, पहले 4 से चलती थी, अब बोल रहा है सामान्य चाल के 3/4 से, मतलब 4 का 3/4 3 से चल रही है स्पीड से, तो कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो है सेम है मेरे भाई, कार्यालय और घर से कार्यालय मतलब डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो मेरे भाई समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, दूरी बटे चाल, दूरी बराबर या तो चाल गुने समय कर सकते हैं एस गुने बी टी। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है मेरे भाई तो और ये चाल और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात 4:3 है, तो इसका टाइम का 3:4 है, मतलब पहले 3 टाइम लगता था, अब जो है ये स्पीड घट गया उसके कारण 4 लग रहा समय, पहले स्पीड 4 था तो समय 3 लगता था, अब स्पीड जो है ये कम कर लिया, 3/4 कर लिया, तो 3 कर लिया, तो टाइम जेन्युइन सी बात है मेरे भाई, ज्यादा लगेगा, 4 लग रहा। अब यही बोल रहा 15 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, इसी के कारण मेरे भाई जब समय 3 से 4 हुआ
हुआ ना, इसी के कारण तो 15 मिनट देरी से पहुंचना। कारण क्या है मेरे भाई, एक का कारण है जो कि बोल रहा है 15 मिनट देरी से पहुंचना, यही एक बराबर 15 है, यही एक के कारण, एक गैप के कारण 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो एक बराबर 15 है, तो सामान्य समय पूछ रहा लगने वाला, तो सामान्य समय कौन सा होगा मेरे भाई, यही होगा ना, सामान्य समय तो यही होगा पहले जो माने हैं। तो 3 बराबर पूछ रहा कितना होगा, 3 बराबर मेरे भाई 45 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है 45 मिनट, ऑप्शन बी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, समय बराबर दूरी बटे 4 फॉर्मूला मत लगाना, बस डिस्टेंस ध्यान रखना कांस्टेंट है ना, तो टाइम और स्पीड जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों एक और सवाल है, और ये आज के क्लास का लास्ट सवाल है, और करीब सभी क्वेश्चन समाप्त हो गया। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार और याद दिला दें आप लोगों को कि जो भी भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए पहला लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान जो है 29 वर्ष का है, और विकेट कीपर जो है ना वो कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए तो टीम की बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु जो है पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है। तो आपसे पूछ रहा टीम की औसत आयु क्या है। तो देखिए 11 सदस्य मान लेते हैं मेरे भाई, 11 सदस्यों का औसत आयु क्या होगा, x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष ऐसे ही तो लिखते हैं, नीचे में जितना रहता है सदस्य उसको डिवाइड कर देते हैं, और टोटल आता है जो एवरेज, ये x मान लिया एवरेज। अब देखिए एक क्रिकेट टीम का जो है कप्तान जो है ना मेरे भाई, कप्तान कितना वर्ष का, 29 वर्ष का, कप्तान 29 वर्ष का है मेरे भाई कैप्टन, और विकेट कीपर जो है कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, कैप्टन 29 साल का है तो विकेट कीपर कितना हो जाएगा, 33 साल का हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, अब तो औसत आयु में जो है 2 वर्ष की कमी आ जाती है। तो अब दो व्यक्ति हट गया तो कितना व्यक्ति बचा, 9 व्यक्ति बचा ना, कप्तान और विकेट कीपर हट गया, टोटल 9 बचा। तो औसत आयु कितना होता है मेरे भाई, 2 वर्ष कम जाता, पहले x था x माइनस 2 हो गया। तब यहाँ पर देखिए क्या करना है ना, यहाँ कप्तान और ये है, यहाँ पर क्या होगा, 2 में आखिर में ये होगा मेरे भाई, कप्तान होगा प्लस कप्तान प्लस विकेट कीपर भी होगा ना, बाकी ये तो 9 को होगा ही। तो कप्तान और विकेट कीपर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 62 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 62 आ जाएगा। अब टोटल 9 खिलाड़ियों का टोटल उम्र निकालना है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 खिलाड़ियों का टोटल उम्र यही हो जाएगा ना, 11x हो जाएगा माइनस 62 हो जाएगा, यही टोटल 9 खिलाड़ियों के टोटल उम्र यही तो होगा ना कि 11x माइनस 62 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये टोटल हो जाएगा 9x माइनस 18 हो जाएगा ना, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपका 44, 4 वाले हाँ 44। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 22 आ जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा था कि टीम की औसत आयु, टीम में कितना खिलाड़ी होता है, 11 खिलाड़ी होता है, तो इसी का पूछ रहा ना कि x माइनस 2 ये पूछ रहा, बाकी 9 खिलाड़ियों का, पूरे टीम का पूछ रहा। तो टीम में 11 खिलाड़ी होता है, तो 11 खिलाड़ियों का औसत आयु x माने x बराबर 22 आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों आज की क्लास में जितना भी सवाल बताएं सभी के सभी समझ आया होगा। समझ आया तो मेरे भाई वीडियो को एक बार फिर से लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन लेकर, जल्दी आएंगे आपके सामने, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।